हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ डीएनबी कोर्सेज इन न्यूली ओपन मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। सो एनबीएमएस ने इन न्यू मेडिकल कॉलेजेस में डीएनबी कोर्सेज को कुछ देर पहले इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि मेरी स्टेट में वेयर आई बिलोंग टू इन जम्मू एंड कश्मीर, आई थिंक आज से 4-5 साल पहले कोई 6-7 न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए थे। इसके साथ ही एनबीईएमएस ने डीएनबी कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस किया था इन कॉलेजेस में। शुरुआत में इन कॉलेजेस में डीएनबी कोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। द हॉस्पिटल वॉज रन बाय आई थिंक जस्ट एसआर्स एंड एचओडीज एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड दैट्स इट। इसके अलावा उनके पास जूनियर रेजिडेंट्स होते थे कुछ काम करने के लिए और रजिस्ट्रार्स। इसके अलावा कोई भी पीजी वहाँ पे काम नहीं करता था। कुछ 2-4 साल पहले ही वहाँ पे डीएनबी कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो आज मैं ओवरव्यू देने वाली हूँ अबाउट द डीएनबी कोर्सेज इन जे.एंड.के। मुझे बाकी स्टेट्स के बारे में इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकती हूँ। जैसे कि ये डीएनबी कोर्सेज की जो मैं बात कर रही हूँ, ये एक्सक्लूसिवली न्यू मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हॉस्पिटल्स एंड श्री गंगाराम हॉस्पिटल, जहाँ पे ना जाने कब से डीएनबी हो रही है, तो इसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। मैं वेल इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे डीएनबी कोर्सेज हुआ करते हैं बहुत सालों से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी पिछली वीडियो में कि मैंने जीएमसी रजौरी और जीएमसी कठुआ में काम किया है। सो मैं ब्रीफली आपको बता सकती हूँ कि वहाँ पे जो डीएनबी कोर्सेज हो रहे हैं और डीएनबी जो पीजीज हैं उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो लोग क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फेस करते हैं ड्यूरिंग देयर कोर्स। सो आई कैन ब्रीफली गाइड यू अबाउट दैट। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सबसे पहले मैंने जीएमसी रजौरी में काम किया था, विच इज़ अ पेरिफेरल हॉस्पिटल। तो उस टाइम पे जो डीएनबी कोर्सेज वहाँ अवेलेबल थे दैट वर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के बाद एक ऑर्थो था और एनेस्थीसिया एंड गायनेओप्स। ये 4-5 आई थिंक डीएनबी प्रोग्राम्स वहाँ पे अवेलेबल थे। और आई थिंक अभी उन्होंने पीडियाट्रिक्स और सर्जरी भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई थिंक दे वर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट लास्ट ईयर और शायद अब तक वो इंट्रोड्यूस हो गया होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो जहाँ तक कि मैंने देखा है, डीएनबी मेडिसिन इज़ वेरी गुड देयर इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, क्योंकि आपको ज़्यादा हैंड्स ऑन मिलते हैं वहाँ पे। आप हर टाइप का केस वहाँ पे मैनेज करते हो। जैसे एमआई में थ्रोम्बोलिसिस आप खुद कर रहे होते हो, जबकि अगर आप एक टर्शरी हॉस्पिटल में जाएंगे जो कि वेल एस्टेब्लिश हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे एक कार्डियोलॉजी पर्सनल ही थ्रोम्बोलिसिस वगैरह कर सकता है। सो ये चीज़ मैंने प्लस पॉइंट वहाँ देखा है कि वहाँ पे आपको हैंड्स ऑन ज़्यादा मिलता है। प्लस आपको मैं बताती हूँ कि एमरजेंसी होती है जो उनकी, ऐसा नहीं होता कि आपको पूरी रात बैठना पड़ेगा इमरजेंसी में और पेशेंट्स के बाद पेशेंट्स आपके पास आएंगे और आपको मैनेज करना पड़ेगा उनको, ऐसा नहीं होगा। आपकी इमरजेंसी सिर्फ ऑन कॉल ड्यूटी होगी। जैसे आपको हॉस्पिटल प्रीमिसेस में ही रहना होगा ड्यूरिंग योर इमरजेंसी ड्यूटी, और आपको इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर जो होगा वो आपको फ़ोन करेगा और आपको बुलाएगा कि हमसे ये केस मैनेज नहीं हो रहा मेडिसिन का, तो प्लीज़ आप खुद मैनेज कर लीजिए। और वो कुछ ऐसे ही गिने चुने केसेस होंगे जो सीरियसली इमरजेंसी डॉक्टर से मैनेज नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एमआई का केस आ गया, जैसे कोई स्ट्रोक का केस आ गया, या फिर कोई ड्रग ओवरडोज का केस है, या फिर स्नेक पॉइजनिंग है जिसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत है। तो ऐसे ही केसेस जो होंगे वो डीएनबी पीजी जो होगा वो मैनेज करेगा इमरजेंसी में। ऐसा नहीं होगा कि डायरिया का सिंपल कोई केस है या फीवर का केस है, एस्थमा अटैक है, तो डीएनबी पीजी को आके इंटरवीन करना पड़ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो केसेस इमरजेंसी डॉक्टर्स ही मैनेज कर लेते हैं, तो आपके ऊपर एज सच उतना वर्कलोड नहीं आता है। आपको बहुत ज़्यादा ओपीडी करने को भी मिलती है इसके अलावा, और आपको आईसीयू राउंड्स करने को भी मिलते हैं। आपका जो डायरेक्ट पेशेंट कांटेक्ट है वो इम्प्रूव होता है इन पेरिफेरल हॉस्पिटल्स। अब मैं बात करूंगी डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेज यही है कि वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं होता। ऑलरेडी बहुत ही रिमोट एरिया में एक पेरिफेरल सा मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, और देखा जाए तो वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज आपको नहीं प्रोवाइड की जाती। सो यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनी नेफ्रोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट और रूमेटोलॉजिस्ट देयर। सो अगर वैसी कोई एमरजेंसीज आती हैं तो आपको सीधा पेशेंट को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही रेफ़र करना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी स्ट्रोक के पेशेंट को रेफ़र करते हैं थ्रोम्बोलिसिस के लिए कि आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में जाके दिखाइए,
और या फिर आपको कोई एमआई का पेशेंट है और उसकी पीसीआई या फिर बाईपास करना है तो उसको आपको रेफर करना पड़ता है टू हायर सेंटर्स, तो उसके लिए आपको उसका रेफरल बनाना पड़ता है। तो इट इज़ अ वेरी हार्ड जॉब टू डू, क्योंकि यू हैव टू कन्विंस पीपल फॉर दैट, और कन्विंसिंग पीपल इज़ द हार्डेस्ट जॉब ऑन दिस अर्थ। क्योंकि मुझे खुद लगता है कि जो पेशेंट होते हैं और उनके अटेंडेंट्स होते हैं वो नॉन कंप्लाइंट होते हैं कि हम हॉस्पिटल, सबसे बड़े हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ पे भी हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही और हमें कहीं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया जा रहा है, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस हॉस्पिटल इवन। सो थोड़ी सी बैकलैश आपको मिल सकती है वहाँ पे। सो यही कौन मुझे लगता है एक सबसे बड़ा, कि आपको रेफरल्स करने पड़ेंगे। ऊपर से आपको एम्बुलेंस भी अरेंज करा के देनी पड़ेगी बाय डायलिंग सम टोल फ्री नंबर। ये एम्बुलेंसेज होती हैं जहाँ पूरी ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। ये आई थिंक 2 या 3 ही होती हैं पूरे हॉस्पिटल में, जो कि जीएमसी रजौरी से एक टर्शरी सेंटर तक पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर सके विद ऑल द सपोर्ट सिस्टम द पेशेंट में रिक्वायर। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्ट्रोक के पेशेंट को जीएमसी रजौरी से जीएमसी जम्मू भेज रहे होते हैं तो सफ़र के दौरान ही पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि 4.5 से 5 घंटे लगते हैं जीएमसी रजौरी से जीएमसी जम्मू तक पहुंचने में। तो पेशेंट मैनी टाइम्स रास्ते में ही एक्सपायर हो जाता है। एक और डिसएडवांटेज जो आपको देखने को मिल सकता है वाइल ज्वाइनिंग डीएनबी इन न्यूली ओपन पेरिफेरल कॉलेजेस, वो ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अभी भी अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। आपको बाहर ही रहना पड़ सकता है कोई रेंट वगैरह करके। यू डोंट हैव एनी फैसिलिटीज़ ऑफ हॉस्टल और अकोमोडेशन देयर। आई थिंक जीएमसी कठुआ में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल थी डीएनबीज के लिए, बट इन जीएमसी रजौरी ऐसी कोई फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो आपको बाहर ही अकोमोडेशन करनी पड़ सकती है। एक और डिसएडवांटेज जो यूनिवर्सल है इन डीएनबी कोर्सेज की, एकेडमिक्स पे ध्यान थोड़ा कम दिया जाता है। सो जैसे हम एक टर्शरी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं या फिर एक बिग हॉस्पिटल में पीजी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे सेमिनार्स और क्लासेस और सीएमईज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। सो मैनी वर्कशॉप्स आर ऑल्सो अरेंज्ड इन सच बिग हॉस्पिटल्स, लेकिन ऐसा देखना बहुत रेयर है इन पेरिफेरल कॉलेजेस। आई डोंट थिंक सो मैंने कभी कोई सीएमई या सेमिनार देखा है। हाँ होते हैं बट वेरी इनफ्रिक्वेंट। ऑन एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको इतना नहीं पढ़ाया जाता है एज कम्पेयर टू द बिग हॉस्पिटल्स एंड द टर्शरी हॉस्पिटल्स। और ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है इस चीज़ से कि आपको कोई पढ़ा रहा है या नहीं, आपकी क्लासेस हो रही हैं या नहीं पीजी में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरी एमबीबीएस स्टूडेंट नोज कि वो अंडर ग्रेजुएशन के टाइम भी सेल्फ स्टडी करके ही एग्जाम्स को पास करता है। देर आर हार्डली एनी स्टूडेंट्स हु आर प्रॉपरली टेकिंग नोट्स इन द क्लास ड्यूरिंग एमबीबीएस ऑल्सो। वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे डिपेंड रहते हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान्स पे डिपेंड रहते हैं टू पास देयर एग्जाम्स। अगर नहीं हो रहा तो वो यूट्यूब वगैरह से लेक्चर देख के अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, और या तो वो खुद ही सारी बुक्स वगैरह पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ही एग्ज़ाम्स को पास कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बड़ा डिज़ास्टरस चेंज नहीं होगा आपकी लाइफ में अगर आप डीएनबी चूज़ करते हैं। एनीवे आपको खुद ही सेल्फ स्टडी करके ही पढ़ना है, इतना कुछ आपको खास पढ़ाया नहीं जाएगा। मेनली बात है कि अगर आपको वो सर्जरीज करने को दे रहे हैं या हैंड्स ऑन दे रहे हैं, बाकी सारे प्रोसीजर्स करने को दे रहे हैं, तो इट इज़ एनी डे बेटर। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर वहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन का कोई हॉस्पिटल नहीं है तो ये सारे प्रोसीजर सीखेंगे कहाँ से? जैसे बाईपास हो रहा है, थ्रोम्बोलिसिस हो रहा है, सीएबीजी हो रहा है, पीसीआई हो रहा है, कोलोनोस्कोपी हो रही है, डायलिसिस हो रहा है, सीकेडी की मैनेजमेंट हो रही है, ये सभी कहाँ सीखेंगे? तो इसके लिए भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीएमसी रजौरी का टाई अप है जीएमसी जम्मू के साथ, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में उनकी पोस्टिंग आती है हर साल। आई थिंक 2 या 3 महीने की पोस्टिंग होती है वो, जहाँ पे जाके वो सारे ये प्रोसीजर, सुपर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स सीखते हैं। तो एक और डिसएडवांटेज जो यूनिवर्सली सबको पता है, डीएनबी एग्जाम्स आर हार्डर टू पास देन एमडी एग्जाम्स। जो डीएनबी का एग्जाम आता है वो सेंटर का एग्जाम होता है। ऐसा नहीं होता कि जिस स्टेट की से आप एमडी कर रहे हो उसी की यूनिवर्सिटी आपको एग्जाम डाल रही है, वहीं पे ही आपके इंटरनल्स वगैरह हो रहे हैं और आप पास हो जाओगे आराम से। ऐसी कोई लीनियंसी नहीं होती है। अगर आप डीएनबी जम्मू में कर रहे हो तो डीएनबी का एग्ज़ाम क्या पता आपका वेस्ट बंगाल में आ जाए, क्या पता आपका एग्ज़ाम पंजाब में हो जाए। सो नोबडी नोज अबाउट द एग्ज़ाम सेंटर, और एग्ज़ाम में क्या आने वाला है इसके पैटर्न का भी कुछ पता नहीं चलता है। सो इट इज़ क्वाइट हार्ड टू पास।
एक और एडवांटेज जो है डीएनबी का वो ये है कि जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि जो कैंडिडेट्स पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जॉब कर रहे थे एज ए मेडिकल ऑफिसर, वो लोग 5 साल के बाद स्टडी लीव लेके डीएनबी में एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए स्पेशल कोटा होता है, इन सर्विस कैंडिडेट कोटा, नीट पीजी में। वहाँ पे एग्ज़ाम देके आप कुछ रीज़नेबल मार्क्स में ही आपको डीएनबी की सीट मिल जाती है। इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको थ्रू आउट योर डीएनबी आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है, आपको वही सैलरी मिलती है जो आप ऑलरेडी ड्रॉ कर रहे थे वाया योर पीएससी की जॉब। ठीक है, सो आपका जो सैलरी होगा वो होगा अराउंड 85 to 1 लाख, जबकि जो डीएनबी कैंडिडेट को पैसे मिलते हैं जीएमसी रजौरी में, दैट आर इक्विवेलेंट टू एनी एमडी और एमएस इन द स्टेट इटसेल्फ। तो मतलब वो अराउंड 50 to 60 के ड्रॉ करते हैं स्टाइपेंड मंथली, जबकि आपकी सैलरी जो होगी एज एन इन सर्विस कैंडिडेट वो वैसी ही मेंटेन रहेगी। So all I can say is it is a win-win situation for in-service candidates also. अगली बात करते हैं toxicity and workload की। So this is the best point that I want to introduce in my video, क्योंकि toxicity जहाँ तक मैंने देखा है it is comparatively less as compared to big hospitals and big institutes. वहाँ पे टॉक्सिसिटी का लेवल ही कुछ और होता है, जबकि इन पेरिफेरल हॉस्पिटल्स मैंने देखा है कि इतनी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। दे लिव एंड दे लेट लिव अदर पीपल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आपको छोटी छोटी बात पे डांट रहे हैं बार बार, या फिर आपकी छोटी छोटी बात को लेके आपके अगेंस्ट कोई ग्रजेस होल्ड कर रहा है और वो वैसी ही बात घसीटी जा रहे हैं। दे लीव द कन्वर्सेशन देयर। ऑब्वियसली दे हैव द राइट टू करेक्ट यू व्हेन यू आर मेकिंग बिग मिस्टेक्स, लेकिन ये बात वो वहीं पे ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बैगेज उठा के वो घूम रहे हैं और ऑल काइंड ऑफ ग्रजेस आपके अगेंस्ट निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी कि पेरिफेरल कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। टॉक्सिसिटी इज़ वेरी लेस और नेग्लिजिबल आई वुड से। अब मैं बात करने वाली हूँ डीएनबी गायनी ऑप्स के बारे में इन न्यूली ओपन्ड मेडिकल कॉलेजेस। सो क्योंकि मैंने जीएमसी कठुआ में काम किया था तो मुझे थोड़ा फेयर आइडिया हो गया कि यहाँ पे काम करने के, पीजी करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले बड़ी बात एडवांटेज की कर लूँ तो ऑब्वियसली हैंड्स ऑन इसमें ज़्यादा मिलते हैं। आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड ईयर पीजी ही स्टार्ट कर देता है ऑपरेशन थिएटर में जाना, और उनको केसेस असिस्ट करने को भी बहुत मिलते हैं। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, क्योंकि आप अगर बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाओगे तो आपको थर्ड ईयर तक तो कोई सर्जरी देगा ही नहीं। आई थिंक बहुत मिनिमल काम आपसे करवाएंगे। मोस्टली आपसे वार्ड के राउंड्स कराएंगे, वार्ड्स के काम कराएंगे, एमरजेंसीज मैनेज करना आपको सिखाएंगे, बस यही सब होगा। जो क्रीम है ना, जो मेजर चंक है ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस है, वो कंपैरेटिवली इन हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में आपको कम मिलेगा इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। तो इन जो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में इनके पास ऑलरेडी स्टाफ कम होता है, तो आपको फर्स्ट ईयर से ही ये लोग सर्जरी वगैरह देना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट एमएस ऑर्थोपेडिक्स में आपको फर्स्ट ईयर से ही सर्जरीज मिलना शुरू हो जाती हैं। और लिविंग दैट असाइड में बात कर रही थी गायनी ऑप्स इन जीएमसी कठुआ। सो टॉक्सिसिटी की बात करें तो आई हैव नॉट सीन एनीबडी क्राइंग देयर आइज आउट और बीइंग वेरी डिप्रेस्ड देयर, क्योंकि वहाँ पे सब एकदम चिल थे। द एचओडी वाज फाइन, the associate professors were fine, and the registrars were very kind. Everybody was so kind and so respectful there कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पीजी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है क्योंकि उसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। तो इट फॉर टॉक्सिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि जैसे बिग हॉस्पिटल्स में, आई डोंट वांट टू नेम, बिग हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर और मेंटल ट्रॉमा हो जाता है पीजी को काम कर करके, और टॉक्सिसिटी इन द डिपार्टमेंट इटसेल्फ, दिस इज़ अ वेरी बिग ग्रीन फ्लैग। आई थिंक मैंने सिर्फ एक ही बार किसी पीजी को डांट पड़ते हुए देखा था वाइल आई वॉज वर्किंग इन गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट, और वो भी एक जेन्युइन रीज़न पे डांट पड़ी थी क्योंकि वो एक पेशेंट को मैनेज कर रहे थे काफ़ी दिनों से। आई थिंक 21 और 22 डेज से वो मैनेज कर रहे थे ऑफ with presenting complaints of pyrexia. It was a case of pure पैरल pyrexia, और उनको पता नहीं था कि इसको कौन सी एंटीबायोटिक जा रही है। सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न एंड वेरी बिग मिस्टेक आई वुड से, और इसके लिए चलो थोड़ा डांट खाना बनता भी है, बट वो चीज़ को वो करेक्ट करेंगे वहाँ पे ही, पीजी को अच्छे से समझाएंगे, दे विल एजुकेट द पीजी एज वेल। उसके बाद में वो बात को वहीं छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट कोई ग्रजेस होल्ड करेंगे एंड दे विल मेक इट मिजरेबल फॉर यू। ऐसा मैंने पर्सनली नहीं देखा है ड्यूरिंग माई एक्सपीरियंस।
Whereas I am so scared of all the gynecologists and obstetricians working in big hospitals, क्योंकि वहाँ पे गायनी ऑप्स में जो लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी एंड वर्कलोड है वो हद से ज़्यादा है गाइस। एक और एडवांटेज जो मैंने देखा है पर्सनली वो सीनियर रेजिडेंट्स को रहता है, दैट इज रजिस्ट्रार्स को रहता है। वहाँ पे बहुत कम रजिस्ट्रार्स काम करते हैं इन पेरिफेरी। आई थिंक जहाँ मैं काम कर रही थी जीएमसी कठुआ में, वहाँ सिर्फ 2 ही गायनी के रजिस्ट्रार्स थे और उनको बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन मिलता था। दे गॉट टू डू एक्सटेंसिव नंबर ऑफ सर्जरीज। तो रजिस्ट्रार्स को बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारे सिजेरियन सेक्शंस करने को मिल जाते हैं, हिस्ट्रेक्टमीज करने को मिल जाती हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैनेजमेंट करने को मिल जाती हैं, उसके बाद लाइगेशन करने को मिल जाती हैं। बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स जो हैं वो एक एसआर को मिल जाते हैं वहाँ पे करने के लिए। और डीएनबी तो ऑब्वियसली एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि वो फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही ओटी जाना शुरू कर देते हैं। अब बात करती हूँ मैं डिसएडवांटेज के बारे में। जो पेरिफेरल कॉलेज होगा वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसीजर एंड लिमिटेड नंबर ऑफ सर्जरीज ही की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे वहाँ सिजेरियन सेक्शन होगा, वहाँ पे हिस्ट्रेक्टमीज होंगी, वहाँ पे लाइगेशंस होंगी, वहाँ पे सर्जिकल अबॉर्शन होगा फॉलोड बाय सक्शन एंड इवैक्यूएशन। ये कुछ प्रोसीजर्स वहाँ पे किए जाते हैं एंड मैनी ऑफ द प्रोसीजर्स आर नॉट डन देयर, क्योंकि ऑब्वियसली वो पेरिफेरल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे निक्कू की या आईसीयू की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। वहाँ पे कोई गायनी आईसीयू जैसा कुछ नहीं होता, अगर होता भी है तो देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ बेड्स देयर। इसीलिए वो क्या करते हैं, दे वे द रिस्क एंड बेनिफिट रेशो और उसके हिसाब से ही पेशेंट को वो मैनेज करते हैं, विच इज़ ऑल राइट आई गेस। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि कोई ब्रीच को कोई मैन्यूवर नहीं देते हैं, वो लोग सीधा ही सिजेरियन कर देते हैं। बट एज पर स्टैंडर्ड बुक्स ब्रीच इज़ नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ट्रायल ऑफ लेबर। ट्रायल ऑफ लेबर आप ब्रीच में दे सकते हो आफ्टर डूइंग सर्टेन मैन्यूवर्स, बट वहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई मैन्यूवर दे रहा है। उसके नेक्स्ट एक और चीज़ मैंने देखी है कि अगर कोई पेशेंट फाइब्रॉइड का है तो उसकी फाइब्रॉइड उसका निकालते नहीं है, मायोमेक्टमी जैसा कुछ नहीं होता है शायद, दे जस्ट डू प्लेन हिस्ट्रेक्टमी फॉर दैट एंड दैट टू टोटल एब्डोमिनल हिस्ट्रेक्टमी। ये चीज़ें मैंने थोड़ी नोटिस की हैं वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स नहीं होते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमें लैप्रोस्कोपी सर्जरी करने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज़ अ पेरिफेरल एंड रिमोट हॉस्पिटल। ओके, इसके अलावा आप ये भी मत सोचिएगा कि वैसे प्रोसीजर्स भी वहाँ पे होंगे जो पीजीआई वगैरह या एम्स वगैरह में होते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे फीटल रिडक्शन, ईसीवी, आईसीवी, या फिर आप एमनियोसेंटेसिस या फिर फोर्स और वैक्यूम एप्लीकेशन, ऐसा जो प्रोसीजर्स हैं वो कम देखने को मिलते हैं इन स्टेट हॉस्पिटल्स और इधर पेरिफेरल हॉस्पिटल। ये सब पीजीआई इंस्टीट्यूट वगैरह में होते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शंस देयर आर a lot more as compared to big hospitals where actually maneuvers are given and NICU facilities are available for the newborn। अब बात करेंगे डीएनबी में स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो एनबीईएमएस ने एग्री किया हुआ है कि आप जितना एक स्टेट में पीजी कर रहे बंदे को सैलरी देते हो, जितना ही एक एमडीएमएस का कैंडिडेट उस स्टेट में स्टाइपेंड ड्रॉ कर रहा है, उतना ही स्टाइपेंड आपको एक डीएनबी कैंडिडेट को देना है। मतलब दे आर इजीली मेकिंग बिटवीन 50 to 60K। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, पर इतना ही होगा, 50 to 60K डीएनबी पीजीज को वो दे रहे हैं। तो इफ यू गेट डीएनबी इन योर ब्रांच ऑफ चॉइस, it's a big yes from me guys, you should take it and I will see you in the next video। actually I have run out of topics now कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। अगर आप मुझे सजेस्ट कर देंगे कि मुझे किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, if you like my videos and my content then please comment down below। okay, bye bye।